हेलो दोस्तों, जैसा कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो सेकंड पेपर है वो है ज्योमेट्री। और हमारे एग्जाम में ज्योमेट्री से भी 5-6 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं जो कि फार्मूले बेस्ड होते हैं। तो आज हम ज्योमेट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके बीच लाए हैं जिससे कि आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इन फार्मूलों को ज़रूर रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर, यानी कि अपने फार्मूले पर। हमारे कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ज्योमेट्री में? हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है और प्लेन के बारे में पढ़ना है, कॉनिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इन सब से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला फार्मूला क्या है। यदि आपको 2 पॉइंट दिए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है और दोनों पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप इस फार्मूले से जो है डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे पहला हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स। तो इफ पॉइंट P इज Q x1 y1 एंड Q इज x2 y2 देन PQ बराबर, जैसे हमने 2 पॉइंट लिया P और Q जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और दूसरा Q का x2 y2 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे, जो कि है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको एग्जाम में जो है ये कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, तो आपको वहाँ डिस्टेंस पूछा जाएगा, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है। तो आप इस फार्मूले पर पॉइंट्स को रख देंगे तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जो कि इस तरह से हैं। पहला है द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ c फ्रॉम y एक्सिस इज। यदि आपको किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है, यानी स्लोप मतलब होता है प्रवणता, और प्रवणता को हम tan थीटा के बराबर मानते हैं, और उसका इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ पता है यानी कि c, तो आप यहाँ फार्मूला लगाएंगे y बराबर mx प्लस c। इससे जो है आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा है द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड स्लोप m इज। अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है और आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि यह इस पॉइंट से पासिंग हो रहा है और उसके स्लोप भी आपको दिए हुए हैं और उसका इक्वेशन पूछा है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे जहाँ पर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 और x1 की वैल्यू तो आपको दी ही रहेगी और आपको स्लोप भी दिया रहेगा, तो आप इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका इक्वेशन निकल जाएगा। तीसरा है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज। और अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं, मतलब कोई लाइन है जो कि 2 पॉइंट से गुजर रही है, तो उसका इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। जहाँ पर पहला तो पॉइंट y1 और x1 यहाँ पर रखेंगे और y2 x2 यहाँ पर रखेंगे, तो आपका इक्वेशन निकल जाएगा। चौथा पॉइंट है if the length of perpendicular from origin on the line is p and perpendicular makes an angle alpha with positive axis, the equation of straight line is। मतलब अगर आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर किसी मतलब एक्सिस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है और उसका परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो p है और उसमें जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्सिस से वो अल्फ़ा है, तो वहाँ पर उसका जो है इक्वेशन होगा x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। इसी को हम स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एंगल है वो परपेंडिकुलर, मतलब इसमें जो भी कुछ है सब कुछ आप परपेंडिकुलर जो आप उसमें डाले रहेंगे एक्सिस पर, उसी से आप इस एंगल को भी फाइंड आउट कर पाएंगे। इसीलिए इस इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। पांचवा पॉइंट है इफ़ द स्ट्रेट लाइन मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ a एंड b फ्रॉम x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली द इक्वेशन इज। अगर आपका स्ट्रेट लाइन a लेंथ और b लेंथ से जो है इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, जैसे कोई एक लाइन है वहाँ पर दूसरी लाइन दी हुई है a जिसका लेंथ a है और b है, तो अगर वो उससे पास हो रहा है मतलब उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। छठा पॉइंट है ए जनरल फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y ऑफ द फॉर्म। इसका जो स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री का वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे आपके कई सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। अब हम देखेंगे 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको 2 स्ट्रेट लाइन दी हुई हैं और उनके स्लोप्स आपको पता है, तो हमने आपको पहले ही बताया था स्लोप को हम tan थीटा के इक्वल लिखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2।
और अगर इन परपेंडिकुलर दीज लाइन्स आर, अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप ये केस लगाएंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। और अगर पैरेलल हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वहाँ पर उन दोनों की प्रवणताएं जो हैं वो एक दूसरे इक्वल होंगी, यानी कि m1 बराबर m2। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब अगर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है तो उसका फार्मूला होगा द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट। अगर जो पॉइंट है वो x1 y1 है ऑन द स्ट्रेट लाइन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाई, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपान √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब जो भी आपको इक्वेशन दी रहेगी वहीं से आप a और b को ले लेंगे और फिर x1 y1 आपको पॉइंट दिया रहेगा तो वहाँ से आप परपेंडिकुलर लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आप कैसे निकालेंगे, तो द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इफ, अगर ये सेकेंड डिग्री का आप जानते ही हैं इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, तो ये जब कब पेयर स्ट्रेट लाइन शो करेगी, जब जो है डेल्टा बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ AHG HBF GFC होगा। मतलब आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, आप यहाँ HS बीच में लिख लीजिए, फिर साइड में GG लिख लीजिए, फिर इसके डायगोनल पर ABC लिख लीजिए और बाकी जो बचेंगे FF लिख लीजिए, या फिर आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, और ये अगर 0 के बराबर होगा तो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स निकल जाएगा। तो द एंगल बिटवीन दीज लाइन्स इज गिवन बाई थीटा बराबर tan इनवर्स 2 √h स्क्वायर माइनस AB बटे a प्लस बी। मतलब अगर ये इक्वेशन आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दिया रहेगा तो आप उनके बीच जब एंगल फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। दीज लाइन्स आर, अगर ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है, मतलब जो दोनों लाइनें होंगी अगर ये पैरेलल होंगी तो वहाँ पर h स्क्वायर बराबर AB होगा, और अगर परपेंडिकुलर होंगी तो a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। अब हम देखेंगे कॉनिक्स के बारे में। कॉनिक्स मतलब जिसमें हमारे सर्कल आते हैं, पैराबोला आता है, एलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है। तो इन सब के बारे में आपने 12th में 11th में तो पढ़ा ही होगा कुछ ना कुछ। तो आइए देखते हैं कि पहला द सर्कल, यानी कि सर्कल के बारे में। तो द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर एट H एंड K एंड रेडियस A इज, अगर आपको सर्कल का सेंटर पता है, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है और उसके रेडियस पता है, तो उसका इक्वेशन होगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो और अगर आपका सेंटर जो है ओरिजिन पर हो, ओरिजिन मतलब 0 0, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, सर्कल का जो है जनरल इक्वेशन वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब जो सर्कल है उसका आप टेंजेंट के रिस्पेक्ट में जब इक्वेशन निकालेंगे तो वो होता है, जैसे आपको कोई पॉइंट दिया है x1 y1, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर। इसको जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल बोलते हैं, मतलब सर्कल का टेंजेंट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब अभिलंब का समीकरण क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज, मतलब आपको इक्वेशन दिया रहेगा सर्कल का जनरल फॉर्म में और पॉइंट दिया रहेगा, तो वहाँ पर अगर पूछेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा तो वो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y1 प्लस f बटे x प्लस g इंटू x माइनस x1 और y1 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्वेश्चन में, और f और g यहाँ से मिल जाएगा, तो आप इसमें इस फार्मूले में रखेंगे तो आपका इक्वेशन निकल जाएगा। द पैराबोला, पैराबोला मतलब होता है परवलय। तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम को हम हिंदी में बोलते हैं नाभिलंब जीवा, तो पैराबोला का लेटस रेक्टम 4a होता है। और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसकी जो नियता होती है, डायरेक्ट्रिक्स को नियता बोलते हैं, तो वो होता है -a। अब इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकालेंगे तो वो होगा द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज, अगर आपको कोई पॉइंट दिया रहेगा और इक्वेशन दिया रहेगा तो वहाँ से अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले में रखकर, जो कि है y1 इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax इज,
पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो होता है x बराबर 80 स्क्वायर एंड y बराबर 280 वेयर t इज पैरामीटर। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 80 स्क्वायर एंड 280 इज, अगर ये दोनों आपके कोऑर्डिनेट्स हैं तो उसका इक्वेशन हो जाएगा टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। और इसका नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax एट द पॉइंट am स्क्वायर माइनस 2am। मतलब अगर आपको कोऑर्डिनेट्स ये दिए हैं तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो इस तरह से पैराबोला के ये सभी फार्मूले हैं। अब हम देखेंगे इलिप्स के क्या क्या फार्मूले हैं। तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स का जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इन इलिप्स मेजर एंड माइनर एक्सिस आर अलोंग एक्स एंड वाई। इलिप्स में एक एक्सिस मेजर होता है और एक माइनर एक्सिस होता है। तो एक्स के नीचे जो भी रहता है वो उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं और एक्स वाई के नीचे जो रहता है उसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2b स्क्वायर बटे a। द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स इज x बराबर a cos phi एंड y बराबर b sin phi वेयर phi इज पैरामीटर। जब इलिप्स का आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 टू द इलिप्स इज x1 बटे a स्क्वायर प्लस y1 बटे b स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बस आपको इतना याद रखना है, जहाँ भी आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जनरल इक्वेशन में उसके देखते हैं तो उसकी जगह पे आप बस लिख दीजिए x1 और y1, तो आपका जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a cos phi एंड b sin phi टू द इलिप्स इज ax sec phi माइनस by cosec phi इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इलिप्स का। अब हम देखेंगे इक्वेशन द हाइपरबोला और इलिप्स में थोड़ा सा ही डिफरेंट है बस। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप याद रखेंगे यहाँ पर जब प्लस होगा तो वो होगा इलिप्स का इक्वेशन और माइनस होगा तो वो हाइपरबोला होगा। तो द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस आर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ट्रांसवर्स मतलब संयुग्मी, कंजुगेट मतलब संयुग्मी होता है और ट्रांसवर्स मतलब होता है अनुप्रस्थ, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। तो द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a एंड द लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस होता है 2b। द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बटे a। आप याद रखेंगे इसमें जो मेजर एक्सिस है उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं और जो माइनर एक्सिस है उसको कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं। और इलिप्स में क्या होता था इसी को हम मेजर बोलते थे और इसको माइनर बोलते थे और दोनों का लेटेस्ट रेक्टम जो है वो इक्वल ही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा प्लस और माइनस का। तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा x1 बटे a स्क्वायर माइनस y1 बटे b स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा x माइनस x1 बटे x1 अपान a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 बटे y1 अपान b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इलिप्स का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों अलग अलग हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज, मतलब इक्वेशन दिया रहा है और एक पॉइंट दिया रहा है। तो उसके लिए x बराबर होता है a sec थीटा एंड y बराबर होता है b tan थीटा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इसका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो है x बराबर a sec थीटा एंड y बराबर b tan थीटा, जहाँ पर जो पैरामीटर है वो है थीटा। तो अब तक हमने 2 डायमेंशंस की बात की थी, मतलब चूँकि सर्कल और पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये सभी 2 डायमेंशनल थिंग्स हैं। अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशंस की। 3 डायमेंशन में क्या क्या फार्मूले यूज़ होते हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 रिस्पेक्टिवली, ये तो हमने आपको पहले ही बताया। और एक बात याद रखिए, अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट दिए हों, मतलब इसी की जगह पे अगर आपका z एक्सिस भी आ गया, x1 y1 z1 हो गया, तो वहाँ पर यहाँ पर जो फार्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो उसकी जगह पे यहीं पर बस आप z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर भी ऐड कर देंगे अंडर रूट में, तो वो आपका 3 कोऑर्डिनेट्स में आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स ए गिवन लाइन इन ए गिवन रेशियो। मतलब अगर आपको कोई लाइन दी हुई है, जैसे ये PQ लाइन है जिसमें जो R पॉइंट है ये दोनों लाइन को डिवाइड कर रही है M/N के रिस्पेक्ट में, और दोनों के आपको कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 एंड x2 y2। तो इसका जब आप पॉइंट का मतलब पॉइंट निकालना चाहेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। इफ़ R इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ PQ, मतलब अगर ये जो R है PQ को समान भागों में बांट रहा है, तो समान भागों में बांट रहा है तो इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा, यानी कि m बराबर n हो जाएगा। तो दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R x1 x2 बटे 2 एंड y1 y2 बटे 2। तो उसके कोऑर्डिनेट्स मतलब R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 x2 बटे 2 एंड y1 प्लस y2 बटे 2। इफ़ ए वेक्टर बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, मतलब अगर एक वेक्टर दिया है जिसमें जो कि है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो जो यहाँ पर a1 a2 a3 होता है वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और अगर इस वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता करना है, डायरेक्शन कोसाइन को हम LM से डिनोट करते हैं। तो L बराबर मतलब फर्स्ट के लिए L बराबर हो जाएगा प्लस माइनस a1 बटे √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर इन तीनों के आपको एंगल भी पता है तो इसको कॉज अल्फ़ा के बराबर हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इनके एंगल अल्फ़ा बीटा गामा है, मतलब तीनों अपने अपने एक्सिस से अलग अलग एंगल पर तीन वेक्टर्स हैं, तो उनके एंगल अल्फ़ा बीटा गामा है, तो L बराबर कॉस अल्फ़ा होता है, M बराबर कॉस बीटा एंड N बराबर कॉस गामा। तो M बराबर हो जाएगा प्लस माइनस a2 बटे √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, N बराबर प्लस माइनस a3 बटे √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइंस पता कर सकते हैं। एक बात और याद रखिए, जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको मतलब कहीं क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो दिया है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर आपको पूछ रहा है क्या डायरेक्शन रेशियो ही इसके डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो को ही डायरेक्शन कोसाइंस भी बताया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के जो है प्रोपोर्शनल होता है। और L बटे a1 इक्वल टू M बटे a2 इक्वल टू N बटे a3 इक्वल टू लेमडा। हमने आपको बताया ना ये तीनों इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जहाँ पर ये लेमडा जो है वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये पता है तो इन फार्मूलों का यूज़ करके आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फार्मूले का भी यूज काफ़ी होता है क्वेश्चन में। अगर आपको दो लाइंस दिए हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो उनके बीच का एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है, जैसे दो लाइंस हैं, ए वेक्टर बराबर L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप एंड बी वेक्टर बराबर L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। तो यहाँ पर आप ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर अगर निकालना चाहेंगे तो उसके लिए होता है फार्मूला ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड बी कैप बराबर बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ बी वेक्टर। मॉड कैसे निकाला जाता है? उसके लिए फार्मूला होता है, जैसे आई कैप जे कैप के कैप के जो मतलब उनके कॉफिशिएंट हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसका रूट निकालेंगे, तो वही उसका मॉड हो जाता है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा √L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर हो जाएगा L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर बी बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो इसी को कॉस थीटा बराबर हम ये भी लिखते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो इस फार्मूले का यूज़ भी क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा होता है। इफ़ ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए कंडीशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 एंड अगर उनके मतलब डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है, डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है, तो उसके लिए फार्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। मतलब दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं और उनके आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है या डायरेक्शन कोसाइंस पता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और 0 को बराबर करके आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर इफ़ ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसके लिए कंडीशन होता है ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। मतलब दोनों वेक्टर दिए हैं
एक वेक्टर इक्वल टू दूसरा वेक्टर, उसमें कोई कांस्टेंट आप निकाल देंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से आपका जो मतलब पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। और अगर उनके जो है वेक्टर के फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन दिया है L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप इक्वल टू लेमडा L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप, इस तरह से अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। L1 बराबर लेमडा L2 एंड M1 बराबर लेमडा M2, N1 बराबर लेमडा N2 है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं L1 बटे L2 इक्वल टू M1 बटे M2 प्लस इक्वल टू N1 बटे N2। ये आप प्रूफ कर देंगे तो आप लिख सकते हैं कि हमारा ये दोनों वेक्टर जो है पैरेलल हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर A B C एंड गिवन पॉइंट x1 y1 z1। अगर कोई लाइन है वो एक पॉइंट से पास आउट हो रही है और उसके कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, और जो है उनके डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, तो उसके लिए इक्वेशन होता है x माइनस x1 बटे a इक्वल टू y माइनस y1 बटे b इक्वल टू z माइनस z1 बटे c इफ़ टू पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 रिस्पेक्टिवली देन इक्वेशन इज, मतलब अगर वही लाइन दो पॉइंट से पास आउट हो रही है तो उसके लिए इक्वेशन होता है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। तो इस तरह से हमने आपको जो भी फार्मूले बताए हैं, यदि आप वो सभी फार्मूले याद कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ये फार्मूला आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ और आप इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।